नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जांच में फर्जीवाड़े को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बिना NABL सर्टिफिकेशन के मेडिकल लैब RT-PCR टेस्ट कर रहे थे। NABL का पूरा नाम नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड होता है, जो रोगों की जांच करने वाले मेडिकल लैब्स को प्रमाणित करता है। ये फर्जीवाड़ा करने वाले लैब कुछ ही घंटों में कोरोना की जांच रिपोर्ट दे रहे थे और मामले में याचिकाकर्ता मनीष शर्मा ने बताया कि 8 से 9 साल पहले ही उन्होंने प्रदेश में चल रहे अवैध मेडिकल लैब्स की जांच की मांग की थी, लेकिन अब तक मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बिना NABL सर्टिफिकेट के RT-PCR टेस्ट करना गैर कानूनी है, फिर भी ये लैब्स अपनी जेब भरने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ और 62 कलेक्शन सेंटर्स के स्पेशल रेफरेंस फॉर्म ID ब्लॉक कर दी गई। इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से चल रहे कलेक्शन सेंटर और लैब पर मामला दर्ज करने की भी बात कही गई। आज हम कोरोना के दौरान लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले मेडिकल लैब्स के फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता मनीष शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक संजय मिश्रा। सुनिए। तो बाढ़ से आ गई है पैथोलॉजी को सेंटर्स खोलकर उस पर जांच करने की, खासकर कोविड की जांच करने की, जबकि उनको अनुमति नहीं है। हमारे द्वारा 8 से 9 वर्ष पूर्व ये मामला उठाया गया था कि पूरे प्रदेश में ढेरों संख्या में अवैध पैथोलॉजी संचालित है, बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं, बिना योग्य डॉक्टर्स और स्टाफ के चलाए जा रहे हैं। उस समय आ रही याचिका पर कार्रवाई करते हुए काफ़ी पैथोलॉजी सेंटर को बंद किया गया था, लेकिन अभी कोविड के बाद ये फिर से कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं और इन पर जाँच की जा रही है, जो कि वैध नहीं मानी जाती। अच्छी बात है, शासन जागा है, उन पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे नियमानुसार जो चल रहे हैं उसकी उन्होंने एक तो मूल्यांकन नहीं किया, उनका कहीं भी निगरानी नहीं की और ना ही कोई मॉनिटरिंग की गई, जिससे यह बात स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है कि अवैध पैथोलॉजी कितनी संख्या में। कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे पैथोलॉजी पर क्रिमिनल केसेस भी दायर किए जाने चाहिए और उनको तत्काल बंद भी किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात इनमें ये देखने में आ रही है पैथोलॉजी सेंटर्स में कि जो लाइसेंस लेते हैं, एक्चुअली में MBBS डॉक्टर्स जो पैथोलॉजी में उनको लाइसेंस मिलता है और उनको ही जांच करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा क्या किया जाता है कि BSc पैथोलॉजी वाले और 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे जांच करवाई जाए। बिल्कुल गलत है, इस पर जांच होना अति आवश्यक और ऐसे पैथोलॉजी सेंटर बंद किया जाना जरूरी है। इसके लेकर एक गाइडलाइन जारी हुई है कि पैथोलॉजी सेंटर्स में जो भी फीस ली जाएगी उसकी लिस्ट चस्पा की जाए, लेकिन ऐसा कहीं भी पैथोलॉजी सेंटर में देखने में नहीं आता और अगर कहीं होता भी है तो ये कहते हैं कि ये पुरानी लिस्ट है, रिवाइज हो गए हैं ना, रेट और बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर जनता को पता ही नहीं चलता कि वास्तविक कितनी रेट लिए जा रहे हैं किसी भी टेस्ट के लिए। शासन ने शुरुआत की है जांच करने की, यदि वो उचित तरीके से जांच नहीं करती है और अगर कहीं भी मिली भगत की हमको संभावना नजर आती है तो हम समस्त मामलों को लेकर पुनः माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। तो विभाग को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जो बड़ी लैब्स के कलेक्शन सेंटर्स वहाँ भी RT-PCR की जांच हो रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, जो कि कानूनी रूप से गलत था। इस बारे में हमने टीम बनाकर जांच करवाई तो ये पाया गया कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग जितने भी कलेक्शन सेंटर्स हैं उनकी जांच हमारी टीम द्वारा की जा रही है, एक एक सेंटर जाके, और जो मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं कलेक्शन सेंटर के लिए उसकी जाँच कर रही है और यदि वो जाँच में खरे पाए जाएंगे तो उनको CMHO की ओर से एक रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अभी तक पूरे राज्य में कलेक्शन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहीं भी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले हम लोग जबलपुर संभाग में और विशेष रूप से जबलपुर ज़िले में इसको शुरू कर रहे हैं कि इसका भी एक मापदंड निर्धारित होगा और कलेक्शन सेंटर केवल सैंपल कलेक्शन का काम करेंगे, लेकिन RT-PCR की सैंपलिंग करने का अधिकार इन लोगों को नहीं। RT-PCR सैंपल सिर्फ कहाँ लिए जा सकेंगे, जो NABL लैब हैं और ICMR से पंजीकृत हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में जो हमारी लैब्स हैं वो इस मापदंड को पूरा करती हैं, कुछ बड़ी लैब्स जो चल रही हैं वो मापदंड को पूरा करती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इनकी ID हम लोगों ने कल ब्लॉक कर दी थी सभी की, और अब उन्हीं को ID प्रदान की जा रही है जो NABL और ICMR के मापदंड को पूरा करते हैं। हम लोग केवल जो 8 या 9 ऐसी लैब्स हैं जो NABL हैं, केवल उन्हीं को हम लोग ID देंगे
और केवल उन्हीं के द्वारा आरटीपीसीआर के जांच का अधिकार उन्हीं लोगों को। तो ये फर्जीवाड़ा आखिर क्यों? आखिर सरकार क्या सख्त नहीं है? आखिर प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? अगर इस तरीके से तमाम अस्पतालों का संचालन हो रहा था तो आखिर इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनीष शर्मा जो कि याचिका करता है वो जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और डॉक्टर संजय मिश्रा जो कि क्षेत्रीय संचालक है स्वास्थ्य सेवा, जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। संजय जी, शुरुआत डिबेट की आप ही से करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 संजय जी, एक बड़ी लापरवाही के तौर पर अगर हम देखें तो अगर ऐसे लैबोरेटरीज जो लगातार इस तरीके से जांच कर रहे हैं बिना सर्टिफिकेट के, या आप भी सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही और आखिर आम जनता की जिंदगी के साथ किस तरीके से एक बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकता है। आखिर क्यों? आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी, देखिए क्या है, जो शासकीय नियम है उनके साथ ये प्रक्रिया है कि हम लोग पैथोलॉजी लैब्स को रजिस्ट्रेशन देते हैं। सीएमएचओ ऑफिस के द्वारा पैथोलॉजी लैब्स को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। उसकी एक नियम से प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जाती है। उसके बाद ये एप्लीकेशन को पूरा चेक किया जाता है। पैथोलॉजिस्ट का प्रमाण पत्र, उसके क्षेत्र, उसके मशीनों के किस कंपनी की ब्रांडेड मशीन है, जो टेक्नीशियंस हैं वो डीएमएलटी या अर्हताधारी हैं, ये सब चेकिंग करके हमारी एक टीम फिजिकल वेरिफिकेशन भी जाकर करती है। और जब सभी चीजें पूर्ण पाई जाती हैं तो सीएमएचओ के यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है सर। ये जहाँ तक कोविड टेस्ट की बात है, आरटीपीसीआर, इसके लिए लैब का NABL होना जरूरी है और ICMR द्वारा इसे पंजीकृत किया जाना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जिन लैबों को हम लोगों ने पंजीकरण दिया है उन्होंने अपने कलेक्शन सेंटर्स शहर में कई स्थानों पर खोल दिए और वहां पर ये कोविड के सैंपल RT-PCR के भी ले रहे थे। इसके अलावा मान्यता ना होने के बावजूद भी ये ब्लड सैंपल आदि ले रहे थे। जब ये बात शासन के संज्ञान में आई तो हम लोगों ने टीम बनाकर इसका निरीक्षण करवाया और निरीक्षण में बहुत सी गलतियां सामने आई। इसलिए हमने इन लैबों की SRF ID ब्लॉक कर दी। कल से ये आईडी ब्लॉक की है और अब हम इन लैबों से पूरे कागजात मंगवा रहे हैं। जिनके कागजात पूरी तरह से मान्य होंगे हम उन्हें नई SRF ID देंगे और एक मोबाइल नंबर पर एक ही SRF ID दी जाएगी। इन लैबों ने एक SRF ID लेकर उसे अपने कलेक्शन सेंटर्स में भी वितरित कर दिया था, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है सर, देखिए कार्रवाई हुई, आगे से कार्रवाई ये हुई, संभव नहीं हो पाएगा। इसकी सराहना हम भी कर रहे हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची, जो भी विभाग है उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि इस तरीके से धांधली हो रही है। आपकी टीम पहुंची, आपने निरीक्षण किया, उनका सर्टिफिकेशन आपने निरस्त कर दिया, आपने कार्रवाई की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी के संरक्षण में ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए, अगर एक पंजीकरण के आधार पर अगर कई जगह पर सेंटर्स खोले जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत है। देखिए क्या है, जिस समय कोविड, खासकर कोविड की दूसरी लहर जब आई तो इतनी अधिक संख्या में परीक्षण हो रहे थे कि हमारा पूरा विभाग सिर्फ इसी बात पर लगा हुआ था कि सभी का कोविड टेस्ट हो जाए, परेशानी ना हो। ये बात उस समय संज्ञान में नहीं आई कि जो पैथोलॉजी लैब्स को हमने पंजीकरण दिया है उन्होंने अपने कलेक्शन सेंटर भी खोल लिए हैं और कलेक्शन सेंटर पर ये सैंपलिंग हो रही है। ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि जब सेकेंड वेव आई थी, जब हालात बेहद गंभीर थी, तो कहीं ना कहीं विभाग द्वारा लापरवाही हुई, जिसकी वजह से ये जो पूरे मामले हैं वो बढ़े और इनके हौसले बुलंद हुए। आप मानते हैं इस बात को? ठीक है मनीष जी। क्या है कि चूंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान आपने देखा कि इतने सारे मरीज थे, हम लोग का ज्यादा ध्यान
नहीं, बिल्कुल, मरीजों के बिल्कुल सर, इलाज, बिल्कुल ऑक्सीजन सर। की जी, व्यवस्था, दवाइयों की जी, व्यवस्था, जी। इसमें पूरा प्रशासन लगा बिल्कुल हुआ मैं था। मानता हूं, मैं मानता हूं इसलिए सर कि स्थिति उम्मीद भी बेहद नहीं थी गंभीर कि थी। ये पैथोलॉजी लैब हालात इस तरह हालात से अपने हालात कलेक्शन जो थे वो सेंटर खोल हैरान लेंगे। करने वाले थे, परेशान करने वाले थे। जिम्मेदारियां सबके ऊपर थी। आप ही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार 24 घंटे 72 घंटे लगातार डटे हुए थे कि आप आम जनता की सेवा कर सके। लेकिन इसका फायदा कुछ लोगों ने ऐसे उठाया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे की ओर ही ध्यान दिया। मनीष जी याचिका करता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है यहां पर क्या लापरवाही हुई? आखिर क्यों इनके हौसले बुलंद हुए? आखिर क्यों इन लोगों ने अपने सेंटर्स बढ़ाए और पैसे की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया? मनीष जी। जो संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें योग्यताधारी परीक्षण करने वाले नहीं है। एक एमबीबीएस डॉक्टर के नाम पे ले लिया गया, लेकिन उसमें जो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो पर्याप्त अर्हताधारी नहीं है। इसको लेकर हमने एक याचिका दायर की थी और उसके बाद जांच विधि 2014 तक चली थी। जो उस समय काफी ऐसे पैथोलॉजी सेंटर सील किए गए थे और उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन देखने में ये आया था कि 2014 के बाद से फिर शांत बैठ गया विभाग। फिर शायद ये प्रतीक्षा करते रहे कि फिर कोई शिकायत करेगा, फिर ये कार्रवाई करेंगे। तो बीच का ये जो गैप आया 4-5 साल का, जब विभागों ने विभिन्न पैथोलॉजी सेंटर्स की जांच नहीं की, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। 2018 में हमने एक बार शिकायत की थी कि बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजी सेंटर्स हैं जिन्होंने अपने कलेक्शन सेंटर खोल लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई जांच इन्होंने नहीं की। हमने 1-2 बार पत्राचार भी किया और हमने इनको लिखा भी था कि हम मानना याचिका दायर करेंगे। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। फिर ठीक है, क्या कोविड आ गया, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि सभी लोग जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि व्यस्त हो गए अपने अपने कार्यों में। स्वास्थ्य विभाग की तरफ कोविड में लग गया, जिसका इन्होंने और लाभ उठाया और ज्यादा कलेक्शन सेंटर खोल दिए थे। इसकी शिकायत भी हमारे द्वारा की गई थी और हमने इसको न्यूज़पेपर वगैरह में निकलवाया था। उसके बाद शायद ये विभाग ने पढ़ा होगा या और भी शिकायतें पहुंची होगी, तो ये जागृत हुए। तो बीच में जो समय था जब इनको मॉनिटरिंग करना चाहिए थी, जब जांच करना चाहिए थी 5 से 7, इस विभाग ने नहीं की, जिसका ही ये आज स्थिति थी कि बहुत सारे कलेक्शन सेंटर खोल दिए गए, जिसको हम अवैध पैथोलॉजी सेंटर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मिश्रा जी, आपने सुना। देखिए, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की है कि अगर ऐसे लापरवाही हो तो सीएमएचओ साहब भी कार्रवाई करें और पूरा विभाग जो है इनके ऊपर सख्त एक्शन ले। लेकिन अगर इतने लंबे वक्त तक इस सेंटर्स का संचालन हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि आम जनता से कितने पैसे इन्होंने इकट्ठा किए होंगे, कितनी उगाही की होगी और आखिर किस तरीके से इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बना बनाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा होगा और कितने संक्रमण इस वजह से ही फैले होंगे। जी बिल्कुल, मनीष शर्मा जी ने जो मुद्दा उठाया था वो बहुत अच्छा मुद्दा है। और 2014 में जब मनीष शर्मा जी बता रहे हैं, उस समय मैं स्वयं समिति का सदस्य था जो निरीक्षण में थी। उस समय हमने काफी लैब्स बंद की थी, सील की थी। इसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि कलेक्शन सेंटर्स इतनी अधिक संख्या में खुलेंगे और शासन की ओर से कलेक्शन सेंटर के लिए कोई निश्चित दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। लेकिन अब इतनी अनियमितताएं होने के बाद जी मेरा ये मानना है, देर आए दुरुस्त आए। अब हम लोगों ने एक मापदंड बना लिए हैं जबलपुर संभाग में विशेष तौर पे कि कलेक्शन सेंटर के भी क्या मापदंड होंगे, किस मापदंडों के अंतर्गत उनको कार्य करना पड़ेगा। सीएमएचओ ऑफिस से उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या भले ही बायोमेडिकल वेस्ट हो, नगर निगम से पंजीकरण हो, ये सब प्रक्रियाएं उनको पूरी करनी होगी, जिससे हम इन पर पूरी तरह लगाम लगा सकेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने कहा यहाँ पर कि कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे, तब सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा और सही तरीके से जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करेंगे, तभी हम उन्हें सर्टिफिकेशन देंगे। लेकिन बड़ा सवाल सर ये भी है कि पहले भी तो लगातार तमाम सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो की जा रही थी, लेकिन पहले भी लूप होल्स थे। आखिर वो लूप होल्स कौन कौन से हैं, जरा ये डिटेल से बताएं और आने वाले वक्त में अब कौन कौन से नियम जो हैं वो बदलाव किए जाएंगे, कौन कौन से सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, जिनके हौसले बुलंद है, उनके हौसलों पर भी अब रोक लगेगी। देखिए, जो शासन के नियम पैथोलॉजी लैब्स के लिए थे, उसमें कमरे का आकार,
मशीनों का प्रकार, ब्रांडेड मशीन होनी चाहिए, एक पैथोलॉजी विशेषज्ञ के अंतर्गत वो लैब काम करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फायर एनओसी, जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल है, जो कार्य करने वाले टेक्नीशियंस हैं वो योग्यताधारी हो, डीएमएलटी होना कम से कम जरूरी है। ये सब मापदंड पहले से निर्धारित थे, लेकिन क्या होता है कि क्या होता है कि इन लोगों को मापदंड पूरा करने के लिए समय दिया गया था, इन्होंने मापदंड पूरे नहीं किए, इसलिए हम लोगों ने पुनः टीम बनाकर इनकी जांच पूरी शुरू कर दी है और इसमें बहुत सी अनियमितताएं हमको देखने मिल रही हैं। और निश्चित मानिए आप कि अब केवल वही कलेक्शन सेंटर और वही लैब्स काम कर पाएंगी जो शासन के मापदंडों को पूरा करती हैं। ठीक है मनीष जी, आपको क्या लगता है ये बदलाव होंगे तो ऐसे मामले क्या रुकेंगे, या फिर सरकार को या फिर प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को कोई ऐसी सख्त पॉलिसी लानी होगी जिसकी वजह से ये तो जो तमाम 2 नंबर काम हो रहे हैं इन पर रोक लग पाए? ये तो होना ही चाहिए डॉक्टर साहब के द्वारा, लेकिन साथ साथ में मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमेशा क्या होता है कि एक्ट वगैरह, कानून वगैरह या नियम, गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है, लेकिन देखने में ये आता है कुछ समय बाद बात हो जाती है और जो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, औचक निरीक्षण वो नहीं हो पाता, केवल शिकायत का इंतजार करते हैं। जब शिकायत होती है तब ये जागते हैं। तो ये प्रवृत्ति में भी कहीं ना कहीं लगाम लगाना पड़ेगा, आपको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, स्वेच्छा से औचक निरीक्षण करने पड़ेंगे कि जो नियम कानून लागू किए गए हैं, गाइडलाइन, उसका पालन हो रहा है या नहीं। तब कहीं जाके आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन की है, जो भी डायरेक्शन दिए, उसका पालन सुनिश्चित हो पाएगा। कहते भी हैं कि भय बिनु कोई न प्रीत, भय होना चाहिए पैथोलॉजी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मॉनिटरिंग बिल्कुल ही जरूरी है। अगर आप कोई भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, अगर आप कोई भी नियम लागू कर रहे हैं, तो सिर्फ नियम ना लागू करके उसको देखें कि आखिर किस तरीके से जमीनी स्तर पर उसे एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जा रहा है। संजय जी, देखिए अपने आप में बड़ा सवाल है। हम जानना चाहते हैं कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि देखिए मॉनिटरिंग में ही लापरवाही हुई और ऐसे मामले बढ़े। जी देखिए, पिछले 1.5 से 2 साल के बीच में निश्चित तौर पे मॉनिटरिंग की कमी रही है, लेकिन अब जैसा मनीष जी बोल रहे हैं, हम लोगों ने जो टीम बनाई है वो केवल अभी जांच नहीं करेगी, बल्कि लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा, जिससे जिन कलेक्शन सेंटर या लैब को हम बंद कर रहे हैं वो दोबारा ना खुल पाए, और यदि मापदंड को पूरा करेगी तो ही खुल पाएंगी। मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा, सही मॉनिटरिंग की जरूरत है और अब आपको शिकायत नहीं होगी। लगातार मॉनिटरिंग हमारी टीमें करती रहेंगी और हम इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। मनीष जी, कितनी शिकायतें आप तक पहुंची हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा एक बार बताएंगे? हम लोग के पास अभी हमें बताया गया था थोड़े समय पहले कि यहाँ पर एक कलेक्शन सेंटर्स हैं जो ऑथराइज नहीं है। एक हमारे यहाँ नाम नहीं लूंगा मैं उसका, हमारे एक एरिया में हमारे घर के पास ही खुला हुआ था। मैंने जाके खुद पूछा उनसे कि आप किस आधार से खोल के रखे, कि आपका सर्टिफिकेट है इसका, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर आप शहर में खुद देखते हैं जाकर, तो आपको ऐसे बहुत सारे देखने मिल जाएंगे ऐसे कलेक्शन सेंटर्स। या फिर पैथोलॉजी, अभी मैं अभी ये आ रहा था, एक रास्ते में मैंने देखा पैथोलॉजी बंद है। मैंने पूछा ये क्यों बंद है, तो पता चला कि ये जो जांच की कार्रवाई हो रही है इसको देखकर बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। आज जो पेपर में आया था कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है, अगर ये लगातार चलती रहेगी ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलेगा और इस तरीके की जो भी अवैध कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लग सकेगी। तो हमारे पास भी ऐसे ही शिकायतें आती हैं। अगर ये भी ऐसी शिकायतों को पेपर में यदि कोई खबर छपती है, उसको लेकर एक्शन लेने लगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई शिकायत आए और फिर कार्रवाई करें। तो कहते हैं ना कि सड़क पे चलते समय अधिकारी भी अपने कान आँख नाक खोल के रखें तो उनको सब दिखाई देगा कहाँ सही हो रहा कहाँ गलत हो रहा है। तो सर अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है कि वो भी स्वयं स्वेच्छा से संज्ञान लेकर अगर ऐसी कार्रवाई करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष जी, की कार्रवाई करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अगर मॉनिटरिंग होगी, औचक निरीक्षण होंगे तो एक वो खौफ जो है वो लगातार बना रहेगा और आने वाले वक्त में ऐसे मामले बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
संजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त कोरोना काल में भी। तमाम तैयारियों के साथ जरूरी है कि आने वाले वक्त में काम किया जाए।